आर वॉचिंग दिल्ली न्यूज। एमपी का इलेक्शन किया 2024 में, तो उस टाइम उन्होंने जो बातें की थी कि मुसलमान आपके मंगलसूत्र छीन जाएंगे, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी उससे बहुत हर्ट भी हुई थी। नहीं, मैं नहीं समझता हूँ मोदी जी ने किसी एक समुदाय या किसी एक सर, वो खुला नाम ले रहे थे। सर, एक बार नीतीश राणे जो है एकदम खुलेआम जो है मुसलमानों के खिलाफ बात करना और ये करना, गाली गलौज देना, मस्जिदों में घूम के घुस के मारेंगे, ये सब बातें करना, इसको कैसे लेते हो आप? नहीं, देखिए, पहली बात तो मेरा ये हमेशा ख्याल रहा है और मेरी ये हमेशा कोशिश रही है समझाने की कि कि आपने ये जब मस्जिद बंदर पे नीतीश राणे आके वो बिल्डिंग के बारे में बात की थी, तो आपका एरिया था उस वक्त, और वो आके मुसलमान बांग्लादेशी सब जो उसकी स्टाइल है वो करते हैं। तो मेरे को ऐसे खबर मिली थी कि राहुल नार्वेकर जी ने नीतीश की जो है क्लास ली थी। क्या इस बात सच है? ये हमारे रामगिरी महाराज का जो मैटर चला, जो बात की गई, जो मुसलमान, उसको कैसे लेते हो स्टेटमेंट को? देखिए, वन ऑफ स्टेटमेंट्स के ऊपर बात करना, यदि मैंने कुछ स्टेटमेंट की होगी तो आप ज़रूर मुझसे पूछिए। तो गुलिस्तान अपार्टमेंट के जो लेडीज़ हैं, मुसलमान औरतें हैं, ये बहुत दुआएं देते हैं आपको। वहाँ पे भी कुछ बिल्डरों ने गुलिस्तान बिल्डिंग जो सी वार्ड में है उन्हें फंसाने का काम किया था और इलीगल बिल्डिंग करके उनसे पैसे ऐड कर। सर, मगर बहुत सारी चीज़ें आप भी देखते हो, यूपी में हुआ है बुलडोज़र चलाना, और मुसलमानों को ये बोलना, योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि मैंने ये अजान बंद करा दी। ओपनली बात हो रही है, और कहीं ना कहीं ऊपर से कुछ होने का नहीं। यार तुम मत करो, जब हम सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, तो फिर जो योगी आदित्यनाथ जो करते हैं, तो वो तो नैरेटिव अलग ही हो जाता है ना। योगी जी हो या इतर कोई भी नेता हो, कानून के दायरे में जो है वही कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड कर नहीं सकते। दोस्तों, हमारे पॉडकास्ट का ये 5वां एपिसोड है, और आज हमारे साथ जो आए हुए हैं, हमारे सामने आए हुए हैं, हमारे गली न्यूज़ की थोड़ी सी बोलते हैं ना, चार चांद लग जाएंगे। आज के जो हमारे मेहमान आए हुए हैं, राहुल नार्वेकर जी, महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर है राहुल नार्वेकर जी। वेलकम टू गली न्यूज़ राहुल जी। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे से छोटे से चैनल पे आने का। सर, ये पॉडकास्ट जो है हमारा, एक लोग आपके जो जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने भी लोग रहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि हमारे जो नेता हैं वो क्या पसंद है उनको, क्या नहीं पसंद है, फैमिली बैकग्राउंड जानना चाहते हैं, कौन सी कॉलेज में जाना चाहते हैं। तो हमारा पॉडकास्ट उससे शुरू होता है। पहले स्टार्ट पे बात करेंगे, थोड़ी अच्छी अच्छी बात करेंगे, मीठी मीठी बात करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा सवाल जवाब चालू हो जाएगा। और जो पॉडकास्ट यानी आपका शो गुजराती थाली है, मीठे से चालू करो और नमकीन से खत्म हमारे करो। मुस्लिम में भी सुन्नत है कि पहले मीठा खाए, फिर उसके बाद खाना खाओ। तो उसमें सर आपको मौका दिया जाएगा कुछ मतलब कुछ तीखे क्वेश्चन होंगे। अगर आपको लिबर्टी रहती है इसमें कि आपको जवाब देना है या स्किप करना है, आपके ऊपर। बेहतर ये होगा कि आप उसको थोड़ा सा लाइटली लेके जवाब दें। हमारे साथ है राहुल नार्वेकर जी, महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर है, यंग है, 47 ईयर्स ओल्ड है। सर, आपकी एज बता दे रहा हूँ मैं। राहुल नार्वेकर जी, आपके पिताजी सुरेश नार्वेकर जी कॉर्पोरेटर रह चुके हैं। आपके ब्रदर जो है मार्कन नार्वेकर 2 बार कॉर्पोरेटर रह चुके हैं। आपकी सिस्टर जो है हर्षिता नार्वेकर, वो भी कॉर्पोरेटर है। आपके फादर इन लॉ जो नाइक साहब हैं, निम्बलकर साहब, वो भी जो है चेयरमैन रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है नार्वेकर फैमिली ने पूरा कोलाबा कब्जा कर लिया है। देखिए, कोलाबा किसी की जागीर नहीं है जो कोई कब्जा कर पाए, और नार्वेकर फैमिली ने पिछले 50 साल में निरंतर लोगों की सेवा करते हुए कोलाबा वासियों के दिल को कैप्चर किया है जी। और उनके दिलों में अपनी जगह बना ली है, और इसीलिए कोलाबा वासियों ने हमेशा नार्वेकर फैमिली को सपोर्ट किया है। जी। सर, आपके स्कूल के बारे में बताएंगे कि आपके स्कूल कौन सा स्कूल था? मैं वैसे साउथ मुंबई के कोलाबा एरिया से ही हूँ। किधर एरिया, किधर, कौन सा? हम आज लगभग 4 पीढ़ियाँ, हमारी 100 साल से भी ज़्यादा समय हमने कोलाबा में बिताया है। किधर सर, कोलाबा? कोलाबा में हमने कोलाबा जो कॉजवे है वहाँ से शुरुआत की। हमारे ग्रैंडफादर परदादा यहाँ आए थे, उनकी छोटी शॉप थी। उसके बाद मेरे दादाजी ने नेट्स और रोप्स और टायर में जो नायलॉन का धागा लगता है, टायर्स बनते हैं, वो बनाने का काम चालू किया। फिर उसमें बिजनेस बढ़ा, फिर पिताजी ने और हमारे अंकल्स ने उसे आगे ले जाने का काम किया। हमारे पिताजी कोलाबा से नगर सेवक 1978 से लेके लगातार 30 साल नगर सेवक रह चुके हैं।
30 years? इंडिपेंडेंट भी चुन के आए हैं। हमारे ब्रदर मकरंद नार्वेकर ये कुलाबा से 2012 में निर्दलीय नगर सेवक के रूप में चुन के आए। उसके बाद 2017 में वापस चुन के आए। 2017 में हमारी सिस्टर इन लॉ हर्षिता नार्वेकर है, वो भी चुन के आई। तो कुल मिलाकर हमारी फैमिली ये कुलाबा में पिछले 100 ईयर्स से भी ज़्यादा समय बसी हुई है और कुलाबा के राजनीतिक प्रवास में और सामाजिक कार्य में हमेशा हम आगे रहे हैं। आप देखोगे तो मेरी स्कूलिंग भी कुलाबा में हुई है, जीडी सोमानी स्कूल में। अब जीडी सोमानी स्कूल में मेरी स्कूलिंग हुई। फिर मैंने बीकॉम सिडनम कॉलेज कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से किया। फिर मैंने लॉ एलएलबी की डिग्री हमारे जीएलसी गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से की। तो कुल मिलाकर देखेंगे तो मेरे लाइफ का 90% समय ये कुलाबा विधानसभा क्षेत्र में गया है। हम 10% बाकी का नहीं पूछे। 10% क्योंकि 10% में कभी ट्रैवलिंग भी करते हैं, कभी बाहर भी जाते हैं। बेसिकली कहाँ के गांव का आपका? हम आते हैं कोंकण से, यानी सावंतवाड़ी, जो एंड ऑफ कोंकण या स्टार्ट ऑफ कोंकण आप बोलते हो, एकदम नीचे गोवा के नज़दीक सावंतवाड़ी जो तालुका है, वहाँ से हम ओरिजिनेट होते हैं। वहाँ से हमारी फैमिली ओरिजिनेट हुई है और इस प्रकार से सावंतवाड़ी से हम मुंबई आए। मुंबई में परदादा दादा ये सब बसे और आगे चले। कैसे थे राहुल नार्वेकर एज अ स्टूडेंट? 10वीं नटखट्टे, स्टूडियस थे, बंक मारना कॉलेज का? मैं बिल्कुल आम स्टूडेंट्स की तरह था। कॉलेज जाना पसंद था, स्कूल जाना पसंद था, स्पोर्ट्स में हमेशा आगे रहते थे, स्पोर्ट्स काफ़ी खेलते थे। उसी के साथ बहुत ही फ्रेंडली नेचर पहले से रहा है, तो बड़े ग्रुप से फ्रेंड सर्कल बड़ा था। तो स्कूल में तो शरारती थे ही और अच्छी खासी पढ़ाई भी कर लेते थे। टॉपर तो नहीं थे लेकिन अच्छे मार्क्स लाते थे और कोई दिक्कत नहीं होती थी पास होने में। तो उस टाइम से 100 में से 35 मार्क्स मिलते थे। हाँ, तो घर वाले खाली वही देखते थे 35 आया कि नहीं। 35 वालों में से नहीं थे लेकिन 90 वालों में भी नहीं थे, बीच के थे। वो ज़्यादा रहते हैं। और मगर हमारे फैमिली में हमेशा पढ़ाई एजुकेशन तो इम्पोर्टेंट था, लेकिन वो सब कुछ नहीं था। यानी हमें स्पोर्ट्स के लिए भी उतना ही एनकरेज किया जाता था, हमें एलोक्यूशन कंपटीशन में भाग लेने के लिए भी उतना ही प्रोत्साहित किया जाता था। हम ड्रामा थिएटर इसमें भी काम कर चुके हैं। उसमें भी स्कूल और कॉलेज के प्रोग्राम में, स्कूल कॉलेज प्रोफेशनली ये सब कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि मैं अपना बचपन केवल स्टडीज़ में नहीं तो सब स्फीयर्स में एंजॉय कर चुका हूँ। और कुलाबा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए इतना स्कोप है, इतनी अच्छी आर्ट गैलरीज है, इतने अच्छे थिएटर्स है, इतनी अच्छी ग्राउंड्स है, स्पोर्ट्स के लिए फैसिलिटीज बेहतर है। तो कुल मिलाकर कुलाबा में रहना, ये मैं समझता हूँ किसी भी मुंबईकर के लिए एक बहुत ही फक्र की बात है। और वो फॉर्चुनेट होता है जिसे कुलाबा में रहने का मौका मिलता है। सर, कोई भी स्कूल का दोस्त जो अभी याद आता हो या कभी मिलता हो, अरे राहुल, अभी सर तो राहुल सर बोलते हैं, हम लोग भी बोलते हैं, कोई एक ऐसा दोस्त जो ऐसा नाम लेता है, राहुल भूल गया मेरे को, मैं 8th स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड में था? काफी वैसे दोस्त है, एक का नाम लेकर दूसरों को भूलूंगा नहीं। अच्छा। लेकिन एक एग्जांपल, जैसे हमारे एक दोस्त है जो फिल्म स्टार है, रितेश देशमुख। अच्छा। वो हमारे क्लास में ही थे और हम लोग स्कूल में साथ में थे। तो बहुत दिनों के बाद अचानक मैं अपने बच्ची के स्कूल में गया था, पेरेंट टीचर्स डे के लिए कोई कॉन्सर्ट था। तो अचानक उन्होंने आके मुझे पीछे से थपथपाया और मैं 1 मिनट के लिए यानी ये हो गया, लेकिन बोले अरे यार, इतने स्कूल के बाद आज मिल रहे हैं, इतने दिनों के बाद। तो ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो अचानक मिलते हैं और बहुत अच्छा लगता है। जी। सिडनम कॉलेज को एजुकेशन कैसे थे राहुल नार्वेकर जी? और बहुत ही यानी बॉम्बे की सब में टॉपर्स कॉलेज थी सिडनम कॉलेज। बिल्कुल। हमारे ज़माने में तो सिडनम कॉलेज में एडमिशन मिलना बहुत ही मुश्किल रहता था, लेकिन अच्छी स्टडीज़ की वजह से और आप सबकी दुआओं से तब मुझे ये एडमिशन मिली। एडमिशन मिलने के बाद कॉलेज में हमेशा मैं एक्स्ट्रा करिकुलर्स में आगे रहता था और मैंने तभी तय कर लिया था कि मुझे लॉ में ग्रेजुएशन करके लॉयर बनना है। जी बोलिए। तो मैंने पहले अपना बीकॉम डिग्री कंप्लीट किया और सिडनम में जब मैं था
तब काफ़ी लोगों से परिचय होता था, बातचीत होती थी, लीगल अरीना में जाना सोचा एक्स्ट्रा था। एक्टिविटीज भी बहुत होती थी, आप हाँ, पढ़ाई तो के सिडनम अलावा। में काफ़ी परफॉर्मिंग आर्ट सोसाइटी थी, उसके मेंबर थे। मराठी वाङ्मय मंडल है, उसके मेंबर थे। ऐसे 2-4 क्लब्स के मेंबर थे। मेरे सवाल से पहले मैं भाभी जी से माफ़ी मांगता हूँ। भाभी जी सॉरी। राहुल जी सिडनी में कोई क्रश? अरे कोई नेता आके बोलता ही नहीं है कोई ऐसा क्रश या देखिए, ऐसा हम ग्रुप। नहीं बोलेंगे तो भी कोई ना कोई। इसमें क्या है कि मेरे फ्रेंड्स तो बहुत सारे थे, क्रश। लड़कियां भी थी, लड़के भी थे। फ्रेंडशिप तो बहुत थी, लेकिन एक्चुअली आपको बोलूँ तो मुझे कॉलेज टाइम में समय बहुत कम मिलता था, क्योंकि मैं अपने कॉलेज के साथ हमारे बिजनेस में भी पार्टिसिपेट करता था और फुल टाइम वक्त काम को भी देता था। और उसी के साथ मुझे राजनीति की का शौक ये बचपन से है। मैं जब 6 साल का था तो अपने पिताजी के प्रचार के लिए जीप, तब ये जीप रहती ओपन थी जीप और रहती ओपन थी। जीप रहती जी थी, उस पे जी। माइक लगा के, पोस्टर लगा के प्रचार करते थे। उस ज़माने का प्रचार बहुत अलग था। तो उस पे बात करने के लिए मैं 6 साल की उम्र से घूम रहा हूँ, अच्छा। और फिर डोर टू डोर प्रचार करना। तो कुल मिलाकर कॉलेज के साथ मैंने राजनीति भी की है और कॉलेज के साथ मैंने बिजनेस भी किया है। देखिए ये होते पॉलिटिशियन सवाल को कैसे घुमा दिया। मैं पूछा था क्रश की बात और इन्होंने बिजनेस की बात कर दी। सर जीएलसी कॉलेज बॉम्बे की टॉप मोस्ट कॉलेज है। मैंने भी वहाँ पर 94 में फर्स्ट ईयर में मैं ज्वाइन किया था एलएलबी। अब बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज है। कैसा रहा आपका जीएलसी का सफ़र? मैं समझता हूँ मेरे आज के सक्सेस में जीएलसी इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि लॉ की पढ़ाई सिर्फ करना काफ़ी नहीं है, तो उसमें दिलचस्पी लेके विषय को अच्छी तरह समझ के उस विषय का वापर अपने अपने डे टू डे लाइफ में करना, ये वही कर पाता है जो अपने कॉलेज करियर में उस विषय को अच्छी तरह समझ पाता है। फिर आपने प्रैक्टिस? और मैंने कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो हमारे कॉलेज में सीखा, उसके बाद उसका उपयोग लाइफ के हर फील्ड में किया, चाहे वो लॉ के प्रैक्टिस में हो, पॉलिटिक्स में हो। और मैं समझता हूँ मुझे कम उम्र में जो पोजीशन मिली, कम उम्र में मैंने जो अच्छी पोजीशन हासिल की, उसका महत्वपूर्ण कारण था कि मैं एक अच्छा लॉयर भी बन पाया और कानून की विद्या लेकर अच्छा कानून समझ पाया। आपने प्रैक्टिस किए थे लॉयर? किसके अंडर में मैंने थे? लगभग 15 से 20 साल प्रैक्टिस की है, ओह अच्छा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट किसके दोनों। अंडर में थे आप स्टार्टिंग तो में? मैं शुरुआत में एक फर्म थी उदवाड़िया उदेशी, तो वहाँ पे उस सोलिसिटर फर्म में मैंने काम किया काफ़ी टाइम। अच्छा। फिर हमारे एक सीनियर काउंसिलर नसरत शाह साहब, सिविल में, यानी सिविल में उनके साथ काम किया। तो उसके बाद मैंने अपनी खुद की प्रैक्टिस चालू की। पहला केस? पहला केस, मेरा पहला केस स्लम का केस था। अच्छा। तो कुछ लोगों को अपात्र किया गया था हम्म। और उनको पात्रता प्राप्त नहीं हो रही थी, तो तभी ये एचपीसी वगैरह नहीं था, हाई पावर कमिटी। तो मैंने एक रिट पिटिशन फाइल किया था कुछ क्लाइंट्स के लिए। क्लाइंट्स यानी वो तो प्रो बोनो काम था, और उनको मैंने पात्रता उनकी निश्चित करवा के ली थी। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही जाहिर है अहम, कि पैसे तो नहीं मिलेंगे इसमें। तब तो केस मिलना ही बड़ी बात थी, हाँ, पैसे तो बराबर, दूर की बराबर। बात है। लोगों को ट्रस्ट भी होना चाहिए ना, नया लड़का है, किसी नए की। क्या लॉयर्स एज थी है। आपकी उस टाइम? तब मेरी उम्र थी लगभग 23-24 साल। जी। एक कोई ऐसा केस जो हारा हो और आपको दुख हो? हारा हुआ केस अपने ऊपर कोई लेता नहीं है, हारा हुआ केस आप दूसरे के ऊपर डालते हो। लेकिन हारा हुआ केस या नहीं होता है ना कि यार ये केस था बहुत नजदीकी में मैं रहा था, मैं वैसे कोई इमोशनल हो ऐसे जाता हूँ। मेजर केस कोई हारा नहीं हुआ अभी। डिसमिस फॉर डिफॉल्ट वगैरह होते हैं केसेस, मगर ऑन मेरिट ऐसा कोई केस नहीं है जहां हमने कोशिश की और हमको। लॉयर्स के रेट्स बहुत हाई होते हैं, फीस के बहुत आते हैं। क्या राहुल नार्वेकर कॉमन मैन के लिए अवेलेबल था उस तो टाइम? मैंने तो प्रो बोनो काम इतना किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट काम इतना किया है। मैंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस फाइट किए हैं। अच्छा। मैंने गरीब लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लिटिगेशन फाइट किया है। तो ऐसे अनेक किस्से हैं जहाँ पे मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट भी काम किया है। जी। आते हैं आपके इसके बाद शादी आपकी जो है चॉइस से हुई है, अरेंज हुई है कि कैसे हुई? भाभी जी से आपकी पहली मुलाकात कहाँ बिल्कुल हुई? अरेंज शादी हुई, लेकिन जैसे आप जानते हो कि मेरे फादर इन लॉ भी एक बड़े राजनीतिक लीडर है। वो बिलोंग करते हैं फल्टन के रॉयल फैमिली, फल्टन के
राजा के रूप में माने जाते हैं जी जी। और वो रॉयल फैमिली है फल्टन की, और वह लगभग पिछले 30 साल से विधायक के रूप में विधानसभा में भी और विधान परिषद में काम कर रहे हैं। चेयरमैन भी थे ना सर? वो लंबे अरसे तक मिनिस्टर रह चुके हैं, 95 से लेके लगभग 2012 तक, और उसके बाद वह महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति रह चुके हैं। तो उनका एक इलस्ट्रियस करियर रह चुका है पॉलिटिक्स में। आज भी वो विधान परिषद सदस्य है। तो हमारी शादी जो है वो निश्चित रूप से कुछ हम दोनों फैमिलीज़ के पहचान के लीडर्स ने इनिशिएटिव लिया था तब हुई थी। और मैं समझता हूँ कि अगर आपकी सोच सही हो, आपका कल्चर अच्छा हो, आपके एटिकेट्स हो, तो मुझे लगता है आप कहीं पे भी जेल हो सकते फर्स्ट टाइम भाभी को आपने कहाँ देखा था? एक होता है ना कि मैं लड़का लड़की को बिठाओ। फर्स्ट टाइम मेरे आप ख्याल उस से टाइम एडवोकेट थे ना, हो चुके थे? हाँ, मैं एडवोकेट था, प्रैक्टिस कर रहा जी, था तो मैं। फर्स्ट टाइम होता है ना। मेरे ख्याल से 2012 में हमारी डेट पकड़ना याद रखो, भाभी फिर चिल्लाएंगे तुमको डेट भी याद नहीं है। 2012 में शादी हुई थी, तो तभी हमारे घर First पे ही time? मुलाकात हुई थी फर्स्ट अच्छा। टाइम। तो फर्स्ट टाइम में आपने ओके कर दिए? हाँ, लगभग। जी। मैं आपको बताऊं, आपने भी आपके जो फादर इन लॉ की बहुत तारीफ की। फादर इन लॉ आपके एनसीपी में थे। अब वो देखिए ये छोकरा जो है आगे आगे कुछ तो करेगा, तो क्यों ना इसको मैं अपने बेटी के साथ में रख दूं, ताकि आगे जाके ये जो है मेरी पार्टी में आ जाए। आपका पॉलिटिकल करियर चालू हुआ शिवसेना यूथ विंग स्पोक्स पर्सन 2014 1994 से आप जो है उसमें चालू हुए। कैसा रहा आपका सफर? इनिशियली मैं आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी के तालीम में तैयार हुआ था। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मैं उनके काफ़ी करीब था, और बाला साहेब जी का आदेश हमारे लिए हमेशा सराखों पे रहता था। और उन्होंने जो ट्रेनिंग दी, उन्होंने जो सिखाया, उन्होंने जो प्रिंसिपल्स हमें बताए, उन्होंने जो बताया कि किसी भी कॉस्ट पे हमें आइडियोलॉजी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ये सब चीज़ें सीख के हम आगे निकले। 2014 तक मैं शिवसेना में मैंने काम किया। मैं वहाँ के यूथ उस टाइम प्रेसिडेंट कौन था यूथ विंग के? आदित्य राज ठाकरे। आदित्य थे। कैसा रहा आपका रिलेशन? बहुत ही अच्छा रिलेशन 10 साल का था। हम रिलेशन। बहुत ही करीब थे, ऑलमोस्ट डेली मिलना होता था, साथ में बहुत सारा काम किया है। फुटबॉल भी खेले उनके साथ? फुटबॉल भी खेले, क्रिकेट भी खेले, बड़ी बड़ी मीटिंग्स भी अटेंड की, दिल्ली में जाके कॉन्क्लेव्स में भी पार्टिसिपेट किया, तो बहुत काम उस साथ में किया है। टाइम आदित्य बहुत ही मतलब बहुत छोटे थे, मतलब उनकी एंट्री पॉलिटिक्स में एक्चुअली तब हुई। हमने युवा सेना की स्थापना की थी लगभग 2011-12 में, और तब से हम एक्टिवली काम कर रहे थे। और जब युवा सेना की स्थापना हुई तब मुझे आज भी याद है कि बाला साहेब ठाकरे जी को वो लोगो जो बनाया था वो दिखाया गया था, और उन्होंने भी हमें बहुत अच्छी शाबाशी दी थी, और काफ़ी काम साथ में किया कोई था। ऐसे ही आदित्य के साथ, क्योंकि आप वो यूथ प्रेसिडेंट थे और आप स्पोक्स पर्सन थे, उनकी आवाज़ आप थे, तो कोई ऐसा इंसिडेंट याद आता हो जो आज भी आदित्य मिलते हैं तो बात होती है आपकी? तो आदित्य जब लॉ पढ़ रहे थे तो उनको लॉ पढ़ाने का वो काम भी मैं करता था। अच्छा वो ही तो- वाज फ्रॉम जेल से? तो उन्होंने लॉ जब किया जेल तो से? नहीं, उन्होंने मेरे ख्याल से केसी से लॉ किया, अच्छा। लेकिन उनको काफ़ी सब्जेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन से लेके और सब्जेक्ट्स हम पढ़ाते थे काफ़ी, जब भी उनको। मुझे भी बहुत तो हार्ड लगता है, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत हार्ड लगता और है। वैसे मुझे कॉन्स्टिट्यूशन बहुत पसंद है, या मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन, और इसीलिए वो थे, उनके साथ उनके कुछ फ्रेंड्स थे, हम लोग साथ में बैठते थे, मैं उनको पढ़ाता था, और उनको भी अच्छा लगता था। और इसलिए हमारा ताल्लुकात या हमारा रिश्ता ये राजनीतिक रिश्ता केवल नहीं था, ये राजनीति से उभर कर ये एक रिश्ता नाता है। और इसीलिए भले ही हम आज भी पॉलिटिकली अलग सोच से है या पॉलिटिकली अलग गुट में है, लेकिन पर्सनल नाता जब भी हम मिलते हैं, जब भी एक दूसरे को दिखते हैं, तो बहुत ही अच्छी तरीके से उसी वार्मथ से हमारी बात होती है। तो वो देखते नहीं है कि यार मेरे यूथ के स्पोक्स पर्सन आज हमारे कुर्सी पे बैठे हैं, असेंबली स्पीकर के हाईएस्ट पोस्ट। मैं समझता हूँ मैं इस पद पे बैठा हूँ क्योंकि
मुझे विधानसभा के सभी सदस्य ने समर्थन दिया और मैं रिप्रेजेंट उन सब को कर रहा हूँ। मगर जब भी मैं अपने पुराने दोस्तों को मिलता हूँ तब मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ ये ऐसा मुझे महसूस नहीं होता। एक दोस्त को मिल रहा हो ऐसे महसूस होता है, इसलिए कुछ वैसे ज़्यादा ऐसा कोई ऑकवर्ड फील नहीं होता है। आप पॉलिटिक्स में एंट्री कैसे हुई? आप तो एडवोकेट हैं ना, तो किसने आपको लेके आया? मैं 2004 में मैं शिवसेना में कार्यरत था, काम करता था और उद्धव जी के साथ, बाला साहब ठाकरे जी के साथ काम करने का अवसर प्राप्त होता था। वो मुझे लीगल काम भी बोलते थे काफ़ी, फिर एरिया रिलेटेड काम भी बोलते थे, तो मैं सभी शिव सैनिकों के जैसे काम करता था। तो एक बार 2004 में उन्होंने सोचा कि कुलाबा से हमें कोई यंग कैंडिडेट खड़ा करना चाहिए और हमें कुलाबा से एडुकेटेड फेस देना चाहिए। तब उन्होंने मेरा चयन किया और मुझे सबसे पहले 2004 में 26-27 साल की उम्र में उन्होंने मुझे विधानसभा के चुनाव में उतारा 2004 में। तो 2004 में मैंने विधानसभा का चुनाव शिवसेना के प्रत्याशी के रूप में लड़ा था। अच्छी फाइट हुई थी, 3-3.5 वोट कुछ कम पड़े थे, लेकिन अच्छी फाइट हुई थी और तब से मेरा इलेक्टोरल पॉलिटिकल करियर चालू हुआ। फिर उसके बाद मैंने विधान परिषद का भी चुनाव लड़ा है। उस टाइम फिर मुरलीधर आएंगे कोलाबा से? नहीं, तब एनी शेखर विधायक थी, कांग्रेस, वो चुन के आई। बट शी वाज 2 टाइम एमएलए। शी वाज 2 टाइम एमएलए, तो 3 टाइम्स एमएलए थे वो। 2012 में हमारे ब्रदर ने, मकरंद नार्वेकर ने, इंडिपेंडेंट उनके लड़के जो विनोद शेखर कॉर्पोरेटर थे उनको डिफीट किया और 2017 में हमारी सिस्टर इन लॉ जो है हर्षिता नार्वेकर, उन्होंने उनके यानी एनी शेखर जी के डॉटर इन लॉ को डिफीट किया और ऐसे सफर रहा। आपकी 2014 में आपने शिवसेना छोड़ दिया, क्या रीज़न था? देखिए, शिवसेना छोड़ना ये बहुत ही दुखदाई समय था। परिस्थिति ऐसी थी, आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का जाना, उनके जाने के बाद पार्टी के आइडियोलॉजी के साथ हमेशा खिलवाड़ होना, पार्टी में जो लोग थे उनको कुछ लोगों की ओर से ऑप्रेस किया जाना, पार्टी की लीडरशिप कहीं ना कहीं न्याय देने में असमर्थ रहना, ऐसे अनेक कारणों के वजह से व्यस्त होकर यह निर्णय लेना पड़ा था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इवेंचुअली जो होता है वो भले के लिए होता है और मैं आज ऐसे पार्टी में हूँ जो बाला साहब ठाकरे जी के विचार और बाला साहब ठाकरे जी के सिद्धांतों को फॉलो कर रही है। आपने उससे टिकट मांगी थी कि मुझे एमपी की टिकट चाहिए, वो नहीं देने की वजह से? मुझे कभी भी एमपी की टिकट मैंने शिवसेना से मांगी नहीं थी। वो चाहते थे कि मैं दक्षिण मुंबई से 2014 का लोकसभा लड़ूं, लेकिन मैंने कहा था कि मुझे स्टेट में काम करना पसंद होगा और फिर उन्होंने ऐसी कोई बात ही नहीं की कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं की कि मुझे टिकट चाहिए। फिर आपकी एंट्री 2014 में जो आपके रामराजे नायक निम्बलकर साहब के कहने पे शायद आप एनसीपी ज्वाइन किए। बिल्कुल, 2014 में कुछ ऐसी बातें हुई थी हमारे बीच, पार्टी लीडरशिप और मेरे बीच, काफ़ी कोई विषय लेकर असहमति हुई थी और असहमति होने के कारण जैसे हमेशा रवैया रहता है माय वे और द हाईवे, वैसा एटीट्यूड होने लगा था और एक घुटन निर्माण की गई थी जी। जिस वजह से मुझे बहुत सी बार आप जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हो, वैसे एक निर्णय हुआ था वो। आप फिर मावाल से जो पुणे में है वहाँ से आप इलेक्शन लड़े थे लोकसभा का? हाँ, 2014 में हमने लोकसभा का चुनाव लड़ा था मावल लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से, जो पुणे में आती है, पुणे से लेकर नवी मुंबई तक स्ट्रेच होती है, तो वहाँ से हमने चुनाव लड़ा था। वहाँ पर भी आपकी, वहाँ का उसका डेटा नहीं है, मतलब क्या था? वहाँ पे भी मुझे लगभग 2 लाख वोट मिले थे ओह। और जो अपेक्षित नहीं थे उतने वोट मैंने लिए थे। असफल रहे हम, लेकिन मैंने पूरी कोशिश तो की थी। 2016 में आपको गवर्नमेंट कोटे 2014 में जून में मुझे
गवर्नर नॉमिनी के रूप में विधान परिषद सदस्य बनाया गया। बराबर, गवर्नर कोटे में। 2014 से लेकर 2019 तक मैं विधान परिषद सदस्य रहा, और फिर 2019 में मैंने इवेंचुअली जो मेरी आइडियोलॉजिकल अलायंस था, विचार थे और देश प्रगति के विचार थे, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से विधानसभा का 2019 चुनाव लड़ा। आप प्रवेश कब किए 2019 में? 2019 बिगनिंग में मैंने किया था। वही बिगनिंग में कर लिया। क्या रीजन थी आपको, क्योंकि आपके फादर इन लॉ वहाँ थे, जैसे मैंने कहा कि नहीं किए? नहीं, जैसे मैंने कहा कि कॉम्प्रोमाइज की विचारधारा से मैं सहमत नहीं था। अब शिवसेना में भी कॉम्प्रोमाइज की वो इसलिए यहाँ पे भी और हो गया। जैसे मैंने कहा कि शिवसेना छोड़ने के बाद शायद जल्दबाजी में कुछ निर्णय लिए गए थे, जिस वजह से मैं बेचैन था और मैं वहाँ कंफर्टेबल ज्यादा दिन नहीं रहा। पहले दिन से कंफर्टेबल नहीं था, ज्यादा दिन भी नहीं रहा। और इसलिए मैंने जो गलती की थी उसे सुधारने ससुर का, सुन लेंगे सर, गलती की कोई थी। बात नहीं, उसे सुधारने का मौका मिला। जी जी जी। 2019 में आपने बीजेपी ज्वाइन की, 57,000 वोट कोलाबा कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं अभी भी, आपको 57,000 वोट मिले थे और आपने जीत हासिल की थी। कैसा लगा था? मैं समझता हूँ कि कुलाबा कॉन्स्टिट्यूंसी है बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूंसी है, और अनफॉर्चुनेटली ये कॉन्स्टिट्यूंसी की नोटोरियस बैकग्राउंड ये रही है कि हिंदुस्तान में सबसे कम वोटिंग कुलाबा विधानसभा में होती एग्जैक्टली। है। ये छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी है, 2,65,000 वोटर है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, लेकिन वोटिंग केवल 1,06,000 होती है विधानसभा में। पिछले बार 35-40% भी नहीं होती। 40% से भी कम हुई बड़े थी। बड़े अमीर लोग हैं, उनको वोट नहीं डालना है। नहीं, ऐसी बात नहीं, अमीर लोग भी नहीं, मैं अमीर गरीब के हिसाब से डिफ्रेंशिएट नहीं करूंगा, लेकिन बाय एंड लार्ज हाई राइज का भी वोटिंग कम होता है, स्लम्स का भी जितना होना चाहिए उतना होता नहीं है वोटिंग, हमारे मस्जिद बंदर एरिया का भी वोटिंग बहुत ज़्यादा नहीं होता है, हमारे गिरगांव चिरा बाजार का भी वोटिंग बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो कुल मिलाकर 40% के अंदर ही वोटिंग होती है, जो मैं समझता हूँ सबसे डेमोक्रेसी के लिए डेंजरस चीज़ है। मैं समझता हूँ यदि हमें डेमोक्रेसी को आगे ले जाना है तो वोटिंग राइट ये सबसे ज़रूरी राइट है, जिसे हमें यूज़ करना चाहिए। बाद में बैठ के फिर लोग बोलते हैं ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ऐसा करते रहते हैं। हालांकि कुलाबा के लोग नहीं कहते उनका आमदार अच्छा नहीं है। अच्छा, तारीफ करते हुए आप ही। सर 2022 में आप महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर बने, यंगेस्ट असेंबली स्पीकर बने आप। 2022 में राजनीतिक गतिविधियां जो राज्य में दिख रही थी और हो रही थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी की सरकार बनी, और ये सरकार जब बनी तो सेकेंड डे ही और आपको थर्ड डे आप डायरेक्ट हाँ, तो पहले दिन मुझे लगता है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का स्वेरिंग इन हुआ था, और दूसरे दिन विधानसभा में मेजॉरिटी एस्टैब्लिश करनी थी, और 3 जुलाई को मेरा चुनाव था स्पीकर का। तो मुझे तो कुछ भी आइडिया नहीं थी कि मेरा विचार पार्टी कर रही है। मैं पार्टी के सब लीगल काम में असिस्ट कर रहा था, पार्टी के जो लीगल अफेयर्स है वो देख रहा था, और उसके बाद अचानक डीसीएम साहब ने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि वो विधानसभा अध्यक्ष का फॉर्म भरना है। तो मैंने कहा बिल्कुल भरेंगे, मैंने सब पेपर्स फॉर्मेलिटीज़ देख ली है, आप मुझे नाम बता दीजिए किसका नॉमिनेशन भरना है, मैं उसको साथ ले जाकर उस विधायक का नॉमिनेशन भर लूँगा। तो वो 1 मिनट चुप रहे, फिर उन्होंने मेरे पास वापस देखा और मुझे कहा आपका नॉमिनेशन भरना है। तो मुझे पहले तो लगा शायद मजाक कर रहे हो, फिर मैंने कहा सर अभी समय बहुत कम है, मगर किसका भरना है बता दीजिए, मैं जाता हूँ। नहीं, आपका ही भरना है। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही बड़ी सरप्राइज़ थी, और इतने कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे पार्टी ने दी, सभी विधायकों ने मेरा चयन किया। मैं तहे दिल से पार्टी का, सभी लीडर्स का और सभी विधायकों का मन से और तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए उन्होंने मुझे काबिल समझा। फडणवीस साहब से आप इतने क्लोज कैसे हो गए? मैं हर अच्छे इंसान से क्लोज हो जाता हूँ। एक कहावत है आपके बारे में कि आप सब जो है आपके पोजीशन वाले हमेशा ही बोलते हैं यार ये ऊपर जो है राहुल नार्वे हमेशा टॉप लीडर के साथ हो जाते हैं। ये क्या चुंबकीय आपके पास वो है? मैं समझता हूँ अगर इंसान की नीयत साफ हो और मेहनत करने की तैयारी हो, मैं मेहनत भी बहुत करता हूँ, और किसी भी प्रकार से अपने लीडर को मदद करने का मेरा रवैया रहा है, और जो सहकार्य चाहिए वो करने का रवैया रहा है। आपको जब इलेक्शन हुआ था
असेंबली स्पीकर इलेक्शन होता है, अपोजिशन भी उसमें वोट डालते हैं, तो क्या रीज़न थे कि दूसरे पार्टी लोग वाले लोग भी आपको सपोर्ट क्यों किए? चुनाव मैं हुआ बता था। दूं, समाजवादी पार्टी के दोनों एमएलए काउंटिंग में बैठे रहे, क्यों ऐसा? क्या आपके पहले से कांटेक्ट थे? हाशिम भाई तो अबू आसिम आजमी तो कुलाबा के रहने वाले हैं, जी, तो और वो उनका और हमारा ताल्लुकात आज का नहीं, उनका और हमारा नहीं नहीं, तो ताल्लुकात उन्होंने सोचा होगा कि भाई अगर समंदर में रहना है तो मगरमच्छ से बैर मत करो, इसलिए वोट दिया। नहीं नहीं, उनका और हमारा ताल्लुकात तो बहुत ही अच्छा रहा है, और उनको तो मैं बचपन से पहचानता हूँ, आज नहीं तो पिछले 30-40 साल से हमारे परिवार का ताल्लुकात रहा है, और इसीलिए उनको भी शायद कॉन्फिडेंस होगा कि ये बंदा अच्छा काम करेगा, इसे मौका देना चाहिए। मगर जब ये बात बाहर आई थी तो लोगों को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि अंदर की असेंबली की चीज मेरे आम मुसलमानों को देखिए, मेरे पर्सनल रिलेशंस सबके साथ, अनेक लोगों के साथ अक्रॉस पार्टी लाइंस बहुत ही अच्छे हैं। मैंने इसके पहले भी आपको कहा है कि मैं कभी भी अपने पॉलिटिकल रिलेशनशिप को पर्सनल रिलेशनशिप में इंटरफेयर करने नहीं देता हूँ। पॉलिटिक्स अपने जगह है, और पर्सनल रिलेशनशिप्स, ताल्लुकात, एक दूसरे की इज्जत रखना, दुख के समय, खुशी के समय एक दूसरे का हाथ बटाना, यही हमारा कल्चर है। आज आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैंने आज जिस प्रकार से, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ पे एक तरफ आप देखोगे तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है जहाँ पे बहुत अमीर लोग बहुत रहते हैं, अमीर मल्टी मिलियनर्स रहते हैं। हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोग इस जगह पे रहते हैं। वही आप देखोगे कि बाबा साहेब अम्बेडकर नगर, गणेश मूर्ति नगर, गीता नगर, सुंदर नगरी, आज़ाद नगरी, जमशेदजी बंदर, कुलाबा, फिर हमारे पूरी पीडब्ल्यू रोड की हमारे दाना बंदर का एरिया, ये सब झुग्गी झोपड़ियों से भरा हुआ है। यानी एकदम मिडिल क्लास। और उसके बाद आप देखोगे तो भिंडी बाजार, अपना मोहम्मद अली रोड, मस्जिद बंदर के हमारे छोटे मोटे मोहल्ले हैं, मार्केट की गलियां है। वही आप देखो तो अब्दुल रहमान स्ट्रीट भी आपकी, अब्दुल रहमान स्ट्रीट भी हमारे आते हैं। फिर एक बाजू आप देखो तो चीरा बाजार, कालबा देवी जैसे चॉल्स और छोटे छोटे रूम्स की एरिया है। तो इसमें हिंदू भी बड़ी मात्रा में है, हिंदू में महाराष्ट्रियंस है, फिर उसमें गुजरातीज भी बहुत है, उसमें मारवाड़ीज भी बहुत है, उसमें मुस्लिम लोग भी काफ़ी 18% मुस्लिम पॉपुलेशन है। उसी के साथ आप देखोगे तो कैथोलिक पॉपुलेशन भी बहुत अच्छी संख्या में है, पारसीज इस कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर ये कॉन्स्टिट्यूंसीज, सिख भी है, जैन बहुत बड़ी संख्या में है। तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी का डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर आप देखोगे तो सर्वधर्म के लोग इस कॉन्स्टिट्यूंसी में दिखेंगे। इस कॉन्स्टिट्यूंसी का क्लास सेक्टर भी अलग अलग है, सबसे अमीर लोग भी यहाँ पे है, सबसे गरीब लोग भी यहाँ पे है, मिडिल क्लास भी यहाँ पे है, लोअर मिडिल क्लास भी यहाँ पे है, अपर हायर मिडिल क्लास भी यहाँ पे है। तो सब किस्म के लोग यहाँ रहते हैं। तो विभिन्न भाषा, विभिन्न आर्थिक परिस्थिति के लोग और विभिन्न जाति जमाती के लोग, ऐसे परिस्थिति में मुझे विधायक के रूप में काम करना ये बहुत ही टाइट रोप की बात है, बहुत ही कठिन बात है, क्योंकि एक की ख्वाहिश दूसरे की नाराजगी होती है। बहुत ज्यादा ही डिफरेंस होता है, ख्यालात में डिफरेंस होता है। सबको संभाल के, सबका साथ सबका विकास, इस थ्योरी को ध्यान में रखते हुए मैं काम करता हूँ। मैंने जिस प्रकार से यहाँ पे माइनॉरिटी को हेल्प किया है, उसी तरीके से मेजॉरिटी को हेल्प किया है। मैंने कोई भी आज इंसान, भले वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, कोई भी नहीं ये नहीं कहेगा कि राहुल नार्वेकर ने हमारे समाज के लिए काम नहीं किया या हमारे कम्युनिटी के लिए काम नहीं किया। आपने कहा था कि अबू हाशिम आजमी कोलाबा में रहते हैं, एमआईएम ने भी तो आपको नहीं, मुझे वहाँ के दो, एक जो एब्सेंट है एमएलए और एक जो है वो भी सिटिंग में रह गए थे, मतलब इनडायरेक्टली आपको सपोर्ट था। मुझे अभी तो याद नहीं एग्जैक्टली किसने मुझे सपोर्ट किया। सब पहले अगर आपने निकाली होगी तो बराबर ही होगी। आप अच्छे पंडित भी हो, इसका मुझे पूरा अनुमान हो, लेकिन शायद किया भी होगा। लेकिन देखिए, स्पीकर का चुनाव जो रहता है वो एक कॉन्सेंशस वोटिंग के ऊपर होता है जी। यानी इसमें नॉर्मली व्हिप कोई इशू करता नहीं। इसमें जो, क्योंकि स्पीकर किसी पार्टी का नहीं रहता है, स्पीकर जो रहता है वो पूरे हाउस को रिप्रेजेंट करता है। और इसीलिए कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो कानून में अच्छा समझ है जिसकी, और ऐसा व्यक्ति जो पूरे सभागृह को साथ लेके काम कर सकेगा,
इसका चयन करना सभी के लिए अनिवार्य है, महत्वपूर्ण है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि इन सभी ने, जिन्होंने भी मेरे पक्ष में वोटिंग की, उन्होंने अपने इस विवेक बुद्धि का, एक अच्छी समझ का आधार लेते हुए ये निर्णय लिया होगा। सर एंटी इनकम्बेंसी आई होगी आपको, क्योंकि आप बाहर से आए हो और आप बड़े बड़े नेता थे, जो राज पुरोहित साहब की बात कर रहा हूँ, जो सिटिंग एमएलए थे, जीत चुके थे, उनको काट के आपको दिया गया, राहुल नार्वेकर को, और एंटी इनकम्बेंसी नहीं है ये आपको? फिर आप स्पीकर बना दिए गए। नहीं, मैं नहीं समझता। ये पार्टी विद अ डिफरेंस है बीजेपी। यहाँ पे केवल आप 40 साल से विधायक हो इसलिए आपको विधायक बनाना, अध्यक्ष बनाना, या फिर आप किसी परिवार से जुड़े हो इसलिए आपको पोस्ट देना, ये सब बीजेपी में नहीं चलता। बीजेपी में केवल मेरिट चलता है। यदि क्षमता है उस इंसान में है, यदि ईमानदारी उस इंसान में है, तो बीजेपी भले वो नया व्यक्ति भी हो तो भी उसे मौका देगी। राहुल जी, ये सब तो हो गए थे स्टूडेंट और कॉलेज की बातें। अब थोड़े से सवाल थोड़े से मुश्किल होंगे बात करने के लिए, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी में राहुल नार्वेकर जी है। मैंने अक्सर देखा है और लोगों ने कहा है कि राहुल नार्वेकर मुस्लिम कम्युनिटी में काम करने की इच्छुक रखते हैं और काम करते हैं। तो बीजेपी और मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत डिफरेंस है। तो राहुल नार्वेकर क्यों ऐसा जो है बीजेपी के नेता रहते हुए? यदि आप मुझे पूछेंगे कि मेरा सबसे बड़ा पॉलिटिक्स में गिला शिकवा क्या है, तो वो ये है, भारतीय जनता पार्टी और मुस्लिम समाज में जो गलत मिसअंडरस्टैंडिंग करवाई गई है वो है। जितना काम भारतीय जनता पार्टी ने माइनॉरिटी के लिए, मुस्लिम समाज के लिए किया है, शायद ही किसी और गवर्नमेंट ने किया है। सबसे ज़्यादा हज का कोटा सैंक्शन बीजेपी ने किया है, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार ने किया है। सबसे ज़्यादा फंडिंग बीजेपी को, माइनॉरिटीज़ को बीजेपी के एनडीए सरकार ने की है। सबसे कम रिलीजियस वायलेंस के इंसिडेंट, सबसे ज़्यादा सिक्योर माइनॉरिटी कब रहा है, तो वो बीजेपी के टेन्योर में रहा है। बीजेपी का सिद्धांत हमेशा सबका साथ सबका विकास में रहा है। बीजेपी के स्टैंड को मिस इंटरप्रेट करके गलत नज़र से दिखाने का काम कुछ लोगों ने किया है। उस वजह से इंसिडेंट देखिए क्या है, एकाध व्यक्ति कुछ बात कर देता है, उसका ओनस आप इतरों पे नहीं डाल सकते, पूरे पार्टी के ऊपर नहीं डाल सकते। फलाना आदमी ने कुछ स्टेटमेंट किया, वो शायद उससे माइनॉरिटीज हर्ट हुई होगी, लेकिन राहुल नार्वेकर जैसे लोग, जिन्होंने हजारों माइनॉरिटी के लोगों को अस्पताल की मदद की है, स्कूल फीस की मदद की है, उनकी बिल्डिंग्स के मरम्मत के लिए अगर किसी ने सबसे ज़्यादा फंड दिया होगा तो राहुल नार्वेकर ने दिया है। सबसे ज़्यादा बच्चों के पढ़ाई के लिए असिस्टेंस दी है, सबसे ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग्स रिपेयर करवाई है। ये मैंने सिर्फ हिंदू डोमिनेटेड एरियाज़ में नहीं किए, मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़, खड़क में देखिए आप, मस्जिद बंदर पे देखिए, सैम्यूल स्ट्रीट पे देखिए, वायम रोड पे देखिए, इज़राइल मोहल्ले में देखिए, इन सब जगह जाके राहुल नार्वेकर ने खुद खड़े रहकर हाउस गलियों का काम भी करवा के लिया है। सर 2019 के इलेक्शन में मोदी जी ने जो बातें कही थी, मुसलमानों के खिलाफ ही सब थी, जो आपके पंत प्रधान है, हमारे पंत प्रधान है। 2019 में तो मोदी जी ने कोई भी बात, सॉरी, अभी जो इलेक्शन, एमपी का इलेक्शन किया 2024 में, तो उस टाइम उन्होंने जो बातें की थी कि मुसलमान आपके मंगलसूत्र छीन जाएंगे, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी उससे बहुत हर्ट भी हुई थी। नहीं, मैं नहीं समझता हूँ मोदी जी ने किसी एक समुदाय या किसी एक, खुला नाम ले रहे थे। नहीं, मैंने तो ऐसी कोई स्पीच नहीं सुनी है जिसमें किसी समुदाय या किसी धर्म का नाम लिया गया है। उन्होंने नेशनल इंटरेस्ट में जो जो है वो उन्होंने कहा है। उनका रवैया बहुत ही क्लियर रहा है, बहुत ही साफ रहा है। उनका कहना यही था कि जो मेहनत करेगा उसे उसके मेहनत का फल मिलना चाहिए, और ना वजह उसकी मेहनत को छीन कर ले जाना ये गुनाह है। सर एक और उन्होंने ये भी कहा था, हम सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखते हैं। हर एक व्यक्ति जो हिंदुस्तान के तिरंगे को सलाम करता है, जो हिंदुस्तान के तिरंगे को मानता है, जो हिंदुस्तान के लिए मर मिटने को तैयार है, उसका आदर सम्मान
और स्वीकार भारतीय जनता पार्टी करेगी। सर मगर बहुत सारी चीज़ें आप भी देखते हो, यूपी में हुआ है बुलडोज़र चलाना, और मुसलमानों को ये बोलना, अजान योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि मैंने ये अजान बंद करा दी, ओपनली बात हो रही है, और कहीं ना कहीं ऊपर से कुछ होने का नहीं यार, तुम मत करो। जब हम सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं तो फिर जो योगी आदित्यनाथ जो करते हैं तो वो तो नैरेटिव अलग ही हो जाता है ना। देखिए, योगी जी हो या इतर कोई भी नेता हो, कानून के दायरे में जो है वही कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड कर नहीं सकते। अगर योगी जी ने इलीगल स्ट्रक्चर्स हटवाए सिर्फ तो मुसलमानों के नहीं, ये आप लोग ने पब्लिसाइज किया है। आप पूरी यादी मंगवाइए और कौन से स्ट्रक्चर्स डिमोलिश हुए वो देखिए। ये बयान करना बहुत ही गलत और इररिस्पॉन्सिबल होगा। यदि हम कानून के दायरे में रहकर काम किया गया है उसे कम्युनल रंग देंगे, इससे ही तो दूरियां बढ़ती है। आप जो अच्छे काम किए वो कभी आज तक मैंने ना गली न्यूज को ना किसी और मीडिया को ये बताते हुए सुना है कि बीजेपी ने सबसे ज्यादा हज कोटा दिया। सर मैं तो बीजेपी आपके प्रोग्राम बीजेपी मैंने के कवर टेन्योर, किया हूं सर, वो आपके बात भी मैंने कितना कही थी, आपके प्रोग्राम वो बात मैंने की थी। तब आप आपके अभी इसके बाद भी जो हज का आपका प्रोग्राम है हम भी वहीं पे जा रहे हैं, ये तो हम बता रहे हैं लोगों को, मगर एक नैरेटिव होता है, एक वोटर्स का नैरेटिव ये होता है। नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, वही मेरी शिकायत है। आप ये क्यों नहीं पब्लिसाइज करते कि मोदी जी के टेन्योर में एक भी दंगा नहीं हुआ जिससे माइनॉरिटीज को तकलीफ दी सर गई। अभी कितने दंगे हो रहे हैं सर, नहीं, उनकी उनका टेनर उनका ही है। अभी आप देखिए हाजी मलंग जो है शिंदे साहब उसके बारे में बोल रहे हैं, आप चले जाइए वहाँ पे सिंधुदुर्ग में, आपके आपके कोकण में वहाँ पर हुआ है, संभाजी राजे का जो था वो वहाँ पर प्रॉब्लम है ना। मुसलमान बीजेपी, मेरा सवाल थी कि वो तो एक बहुत बड़ी राजनीति चल रही है राहुल जी, मगर मेरा सवाल है जब नैरेटिव मुसलमान एंटी नैरेटिव हो, मतलब बीजेपी को एंटी मुसलमान के एकदम, मुसलमान बीजेपी को एकदम एंटी समझता है, तो राहुल नार्वेकर के साथ साथ राहुल नार्वेकर जो है एंटी बीजेपी के होते हुए भी मुसलमान थोड़ा आपके साथ क्यों रहता है? पहली बात तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि मुसलमान एंटी बीजेपी है। मुसलमान आज प्रोग्रेस चाहता है, मुसलमान आज तरक्की चाहता है, मुसलमान आज अच्छे अस्पताल चाहता है, मुसलमान आज अच्छे रोड्स चाहता है, मुसलमान सिक्योरिटी भी चाहता है मुसलमान सर। सिक्योरिटी चाहता है, मुसलमान अच्छी बिल्डिंग्स चाहता है, अपने बच्चों के लिए अच्छा भवितव्य चाहता है। और राहुल नार्वेकर ये सब दिलवाने के लिए उनकी मदद कर रहा है। राहुल नार्वेकर मेहनत कर रहा है ये सब उनको दिलवाने के लिए, इसीलिए मुसलमान राहुल नार्वेकर के साथ है। चलो ठीक है, वो हेट स्पीच तो होता था, राहुल नार्वेकर का क्या हेट स्पीच के ऊपर आपका क्या कहना है, जो मुसलमान के खिलाफ होते हैं? जो नहीं, किसी भी प्रकार का हेट स्पीच टॉलरेटेड नहीं है, वो भले हिंदुओं के विषय में हो या मुसलमानों के विषय में हो, किसी के हेट स्पीच का कोई समर्थन नहीं करता। जी, आप हाशिम भाई का आज 2 दिन से अबू हाशिम आजमी का ड्रग्स के खिलाफ आपने एकदम ऑर्डर दे दिया था कि ड्रग्स क्लियर करो। याद है आपको? आपका अभी आज वो क्लिप चल रहा है कि ड्रग्स क्लियर करो, आपने ऑर्डर दे दिया कि नहीं हम पूरे मुंबई से या पूरे महाराष्ट्र से ड्रग क्लियर करेंगे। ड्रग्स की मूवी में भी आप आगे थे। नहीं, देखिए, ड्रग्स देश के लिए, समाज के लिए सबसे घातक विषय है, और मैं चाहता हूँ कि मुंबई, महाराष्ट्र ड्रग फ्री हो जाए, और इसके लिए जो जो काम करना पड़ेगा वो हम करेंगे। सर आप उम्रा पे भिजा रहे हो, अजमेर शरीफ भिजा रहे हो, लोगों को मुसलमान को लुभाने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या ये पॉलिटिकल स्टंट है? देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ ये मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग जानते हैं। मैं हिंदुओं को, मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को, पारसी समुदाय को, जैन समुदाय को जो जो उनके लिए कर पाऊंगा वो सब चीज़ करूंगा। उनको जो जो तकलीफ़ें है वो दूर करने का कर्तव्य है मेरा, और अपने कर्तव्य को करना यदि कोई लुभान ना समझ रहा होगा तो वो उसकी मर्जी है। सर एक बार नीतीश राणे जो है एकदम खुलेआम जो है मुसलमानों के खिलाफ बात करना और ये करना, गाली गलौज देना, मस्जिदों में घुस के मारेंगे, ये सब बातें करना, इसको कैसे लेते हो आप? नहीं, देखिए, पहली बात तो मेरा ये हमेशा ख्याल रहा है और मेरी ये हमेशा कोशिश रही है समझाने की कि जो विधायक जिस जगह पे काम कर रहा है उसे वहाँ काम करने देना चाहिए, और यदि किसी को वहाँ कुछ और बात करनी है या करना है तो पहले तो उस विधायक से मशवरा करके ही काम करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जिन लोगों को
फ्रीडम ऑफ स्पीच तो सबको है, कोई भी किधर भी जाके कुछ भी कह सकता है, लेकिन उसके साथ ही मैं समझता हूँ कि लोक प्रतिनिधि जब कहीं रहते हैं तो उन लोक प्रतिनिधि का विचार करना जरूरी है। सर हमारी खबर में ये आई है कि आपने ये जब मस्जिद बंदर पे नीतीश शाह ने आके वो बिल्डिंग के बारे में बात की थी, तो आपका एरिया था उस वक्त, और वो आके मुसलमान बांग्लादेशी सब जो उसकी स्टाइल है वो करते हैं। तो मेरे को ऐसे खबर मिली थी कि राहुल नार्वेकर जी ने नीतीश की जो है क्लास ली थी, क्या इस बात सच है? क्लासरूम में हुई चीजें नहीं, आउट ऑफ क्लासरूम नहीं बोली नहीं जाती। नहीं, ये लोगों को मानना बताना जरूरी है कि मुझे एक सुनने में आया था कि आपने बहुत बहुत जो नीतीश शाह ने को बहुत नहीं, जो गुस्सा मेरा- किया था कि ये मेरा एरिया, तूने आके मेरे मेरे इलाके में मेरे लोगों को तूने ऐसे क्यों कहा? नहीं, देखिए, नीतीश राणे क्या बोलते हैं ये जरूरी नहीं है। बात ये है कि लोक प्रतिनिधि, हर एक लोक प्रतिनिधि को अपने क्षेत्र में काम करने का खुला छूट मिलनी चाहिए। और यदि मैं किसी और इलाके में जाके बात करता हूँ तो कम से कम मुझे उस इलाके के विधायक के साथ बात करके फिर कुछ भी कार्यक्रम लेना अपेक्षित होता है। मेरी इतनी मांग है। जी, ये हमारे रामगिरी महाराज का जो मैटर चला, जो बात की गई, जो मुसलमान, उसको कैसे लेते हो स्टेटमेंट को? देखिए, वन ऑफ स्टेटमेंट्स के ऊपर बात करना, यदि मैंने कुछ स्टेटमेंट की होगी तो आप ज़रूर मुझसे पूछिए, मुझे रिस्पॉन्सिबल होल्ड करिए उसके लिए। लेकिन जो स्टेटमेंट मैंने नहीं की है उस स्टेटमेंट के बारे में मुझसे पूछकर कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए मेरी हमेशा रिक्वेस्ट ये रही है और आगे भी रहेगी कि राहुल नार्वेकर को राहुल नार्वेकर के काम के लिए जज कीजिए, राहुल नार्वेकर को उसने किए हुए बयान के लिए जज कीजिए। और राहुल नार्वेकर ने जो इस कुलाबा में भाईचारा कायम रखा है, इस कुलाबा में गणपति का उत्सव भी राहुल नार्वेकर ने बहुत जोर शोर से सेलिब्रेट किया है। दीपावली में भी और नवरात्रि में भी उसी जोश से हमने सेलिब्रेट किया है। और हमने ईद के दरम्यान भी ऐसा सेलिब्रेशन दिखाया जो आज तक का कोई मुस्लिम लीडर भी नहीं कर पाया है। पूरे जमात भेंडी खाने में बाजार, आपने प्रोग्राम किया पूरा था। मीनारा मस्जिद एरिया, सब जगह जिस प्रकार की रोशनाई इस बार ईद में दिखाई दी, क्या आपको इसके पहले दिखाई दी थी कभी? जी जी। तो मेरा सिद्धांत सबका साथ सबका विकास है। मैं हिंदू हूँ और मुझे उस चीज़ का फ़ख्र है कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं हिंदू हूँ और मुझे अपने धर्म से प्यार है। मैं अपने धर्म का सम्मान तभी रख पाऊँगा जब मैं दूसरे धर्म का भी सम्मान रख पाऊँ। सर यदि मैं दूसरे धर्म का सम्मान नहीं रखूँगा तो मैं अपने धर्म का सम्मान कैसे करूँगा? सर गुलिस्तान अपार्टमेंट के जो लेडीज़ हैं, मुसलमान औरतें हैं, ये बहुत दुआएं देते हैं आपको। वहाँ पे भी कुछ बिल्डरों ने गुलिस्तान बिल्डिंग जो सी वार्ड में है उन्हें फंसाने का काम किया था और इलीगल बिल्डिंग करके उनसे पैसे ऐड कर बीएमसी के ने फिर कार्रवाई करने की आपने वो कार्रवाई करने शुरू की थी। तो वो अभी रेगुलराइज कैसे हो पाएगा उस विषय में मैं उनको मदद कर रहा हूँ और फिलहाल के लिए उनके घरों को बचाने में हमें। सर अभी इलेक्शन है, 2024 का इलेक्शन है। राहुल नार्वेकर माइनॉरिटीज कमीशन में, माइनॉरिटी कम्युनिटी में क्या लेके जा रहे हैं? क्यों एक मुस्लिम आदमी आपको एक वोट दे? क्या रीज़न है जो आपको वोट दे? मुसलमान मुझे वोट क्यों नहीं देगा? क्या वो मेरा दुश्मन है? मेरा दुश्मन नहीं है, वो तो मेरे भाई है। हर हिंदुस्तानी मेरा भाई है, क्योंकि मैं उनका काम करता हूँ। उनको जब पानी की तकलीफ होती है तो पानी के लिए मदद करता हूँ। आप जनता उनको दरबार जो लगाते हो। जनता दरबार लगाता हूँ। उनको जब बिल्डिंग रिपेयर्स करवाने होते हैं तो वो काम करवाता हूँ। हाउस गलियाँ रिपेयर करवानी होती है तो वो करवाता हूँ। उनको यदि एडमिशन के लिए, फीस के लिए मदद करनी है तो वो करवाता हूँ। ये मैं सभी के लिए करता हूँ। तो मुसलमान क्यों मुझसे नाराज होगा? एक और नैरेटिव क्यों मुझे वोट नहीं एक देगा? नैरेटिव चलाया जाता है कि अगर आप बीजेपी के कोई भी कैंडिडेट को वोट दोगे तो मतलब मोदी जी को वोट देंगे, और मोदी जी वो है जो कॉन्स्टिट्यूशन बदलना चाह रहे हैं, संविधान बदलना चाह रहे हैं। ये इसको आप कैसे ये समझाना चाहोगे? सबसे बड़ा फेक नैरेटिव इस देश में फैलाया गया है। मोदी जी किसी भी मुसलमान के खिलाफ नहीं है। मोदी जी ने हमेशा कहा है सबका साथ सबका विकास। मोदी जी ने कभी भी संविधान बदलने की बात नहीं की है। देखिए, देश का संविधान अगर आप 544 सीट भी चुन के लाते हो तो भी बदल नहीं सकते,
ये सुप्रीम कोर्ट ने दिए हुए अनेक ऐसे ऑर्डर्स है, जजमेंट्स है, केशवानंद भारती के जजमेंट से लेके आज तक, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नेवर बी अमेंडेड। यानी आप संविधान का मूलभूत ढांचा कोई भी बदल नहीं सकता। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट का भी रूलिंग है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। तो ऐसी चीज जो सबको मालूम है, उसी चीज का गलत प्रचार करके फेक नैरेटिव क्रिएट करना, इसी के वजह से देश का और समाज का नुकसान हुआ है। वक्फ बोर्ड की बिल की बात करें तो क्या देखिए, जो डिसीजन पार्लियामेंट लेती है, इवेंचुअली बिल लाने के बाद उसके ऊपर बहस होती है, और बहस होने के बाद जन कल्याण में जो बिल्स होते हैं उन्हें पारित किया जाता है। तो एक बिल के ऊपर क्यों बोलते हो? आप सभी जो बिल्स होते हैं पास, उसके ऊपर बात करिए, और गलत क्या है उसमें? अच्छा, इस बार 2024 में मुसलमानों ने जो है खुल के जो है बीजेपी के अपोजिट में आके जो है वोट दिया, और 400 से 260 पे आ गई है सरकार। तो 260 पे आने के बाद जो है, क्या लगता है बीजेपी कमजोर हुई है? बीजेपी तीसरी बार सरकार में है लगातार। प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी पंडित नेहरू जी के बाद ऐसे पहले व्यक्ति है जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे लगातार। आज बीजेपी ने 544 सीट में से 240 सीट अपने ताकत पे जीती है। अगर आप यूपीए की सब पार्टियों की सीट टोटल करें ना, तो भी बीजेपी इतनी सीट नहीं आती। मेरा सवाल इसके बाद था। और ये वही बात हुई ना, जो बच्चा 90% स्कूल में लाता है उसे 80% मार्क्स मिलते हैं, तो आप कहते हो अरे ये तो फेल हो गया, ये तो फेल हो गया। और जो 20% मार्क्स लाता था उसे 35% मार्क्स आ जाता है, तो आप बोलते हो अरे कितना बढ़िया काम किया है, कितना बड़ी जीत पाई। मेरे बोलने का मतलब ये था ये बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। मेरा सवाल अभी आ रहा था, मुझे मालूम था कि आप बीजेपी वाले हो, आप मोदी जी को बोलेगी, अच्छा ही बोलोगे। मेरा सवाल ये आ रहा था, आप नहीं हो गया मुसलमान? मैं बीजेपी वाला नहीं सर, मैं कोई पार्टी का नहीं। आप तो प्राइम मिनिस्टर को तो सपोर्ट ही करते हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, प्राइम मिनिस्टर है, चाहे कोई भी कम्युनिटी का, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है। जो हमारे प्रेसिडेंट है वो हमारे प्रेसिडेंट है, चाहे वो हमको फेवर करे या ना करे, वो है तो वो है। संविधान के हिसाब से बताता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जितने टॉप के कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट आप भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे, तो आप मुझे बोलिए, इस देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी, जो हमारे देश की एक शान है, जी जी जी, उन्हें प्रेसिडेंट किसने बनाया था? बीजेपी सरकार के तरफ। बराबर। बीजेपी ने कभी भी ऐसा नहीं कहा था। मेरा उसमें सवाल आ रहा था कि मुसलमानों के वोट की आज वैल्यू पता चल गई कि क्या बीजेपी क्या सोचती है मुसलमानों के वोट के? आप तो बड़े ये आपने जो बात की ना, एकदम कांग्रेस वालों जैसी। अरे नहीं सर, ये उनकी बात है, ये मैंने नहीं बात किया। ये मुसलमानों का वोट, ये हिंदू का वोट, ये पारसी का वोट, सर ये हम उनसे ही लेके देते हैं। हमारे लिए वोट होता है हिंदुस्तानी का वोट। सर ये उनसे ही लेके हम आपको बता रहे हैं, जो ये लोग कह रहे हैं कि देखिए जो माइनॉरिटी ने इस बार जो पहली बात तो हम ऐसा समझते हैं, वोट किसी मुसलमान का नहीं रहता, या किसी हिंदू का नहीं रहता, या किसी पारसी का नहीं रहता। वोट का अधिकार मुसलमान को नहीं दिया जाता, वोट का अधिकार हिंदू को नहीं दिया जाता। वोट का अधिकार ये इंडियन सिटीजन को दिया जाता है, भारतीय नागरिक को दिया जाता है, हिंदुस्तानी नागरिक को दिया जाता है। और इसीलिए मेरे लिए हर वोट हिंदुस्तानी नागरिक का वोट है। जी, कितना सेफ समझता है आपके इलाके में? चलो अपन नेशनल बॉडीज़ की बात नहीं करते, हम बात करते हैं जो एक आपके जो कुलाबा कॉन्स्टिट्यूंसी के आप हो। अब मैंने कई बार आपके पास काम लेके आया कि राहुल जी और यहाँ पर ये तकलीफ है, हम तो हमारे लिए कभी आते नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपने मना किया हो या नहीं किया हो। तो क्या रीज़न है कि आप चाहते हो कि पॉपुलरिटी आपकी बढ़े मुसलमानों में, कि ये नेचर है राहुल का? नहीं, राहुल मेरा तो हमेशा ये एटीट्यूड रहा है कि जो मेरे पास मदद के लिए आता है, काम के लिए आता है, मैं उसका काम करता हूँ। आप ताज्जुब मानोगे कि मेरे पास आज भी जितने ऑपोजिशन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी आते हैं काम करवाने के लिए, बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। मैंने कभी किसी को पूछा नहीं काम के वक्त कि आप कौन से पार्टी को बिलोंग करते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं चैनल पे बोलना भी चाह रहा हूँ कि लोअर पल की आपकी मेरी बात हुई थी, जहाँ पर 2 बिल्डिंग में प्रॉब्लम हुआ था, फिर लोधा जी आए थे, फिर वहाँ पर जो है थोड़ा सा मुसलमानों के ऊपर केस बन गया था। तो वो जो आए थे मेरे पास 4 बजे तक बैठे थे सर मेरे पास,
उन्होंने बोला था राहुल नार्वेकर से मिला था। तो ऐसा क्यों नैरेटिव आ रहा है कि राहुल नार्वेकर हमको बचा रहा है? चलो राहुल नार्वेकर हमारे को तकलीफ तो नहीं दे रहा, मगर राहुल नार्वेकर से बचाने का भी नैरेटिव चल रहा है। जो मुस्लिम लेडीज आके मेरे को बोले थे हमको राहुल नार्वेकर जी से मिलाइए। नहीं, शायद मेरे काम करने का तरीका, मेरे काम करने का स्टाइल और सफलता प्राप्त होना काम करने की कोशिश में, इन सब वजह से शायद लोग आकर्षित हो मैं रहे आपको होंगे। और एक बात बता दूं, जो चचा जिनको ट्रेन में मारा गया था उनकी फैमिली भी आपसे मिलना चाह रही थी। नहीं, मेरे पास सब वेलकम है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है मेरे भाई, जी जी जी। कोई भी आ सकता है। चलिए, तो बहुत बहुत राहुल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपके पास वक्त आपने इतना दिया, और अभी भी बहुत वक्त कम है, सवाल की लिस्ट तो बहुत है, मगर फिर भी एक आखिरी बार आप चाहे तो आप अपने माइनॉरिटीज वोटर्स को एक एश्योरेंस दे सकते हैं कि राहुल नार्वेकर की कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि आप मैं तो समझता हूँ गली न्यूज के सब्सक्राइबर्स केवल माइनॉरिटी नहीं है, मेजॉरिटी भी बहुत सराहनीयता करते हैं आपके जी, चैनल की और मानते हैं। गली न्यूज तो सर्वधर्म सद्भाव में विश्वास रखने वाला चैनल है, इसलिए सबको अपील करता है। और मैं गली न्यूज को बेस्ट विशेस दूंगा कि अपना अच्छा कार्य ऐसे ही आगे ले जाए, और जो कार्य करोगे वो समाज के लिए करिए, पूरे देशवासियों के लिए कीजिए, जैसे कि आप कर रहे हो। कोई भी इसे, मैं चाहता हूँ इस चैनल को ब्रांड ना करे कि ये एक समुदाय का चैनल है। जी, अभी ज़्यादातर व्यूअर हमारे मुस्लिम से, इसलिए हमको थोड़ा सा बोलना पड़ता है, इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ती है। इसके बाद दूसरे लोग भी आते हैं, उनकी भी हम मदद करते हैं, जैसा आप सबको करते हैं। मैं चाह रहा था कि आप मुस्लिम वोटर से मुखातिब हो कि आप अपनी वोट की अपील कर सकते हो। नहीं, मैं तो किसी इंडिविजुअल कम्युनिटी को अपील नहीं करूंगा, मैं केवल कुलाबा विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं को अपील करूंगा कि आप जब मतदान करेंगे तो बहुत सोच समझ के कीजिए, क्योंकि आपके मतदान के ऊपर आपका भवितव्य ही नहीं, आपके बच्चों का और आने वाली पीढ़ी का भी, जनरेशन का भी भवितव्य निर्भर रहता है। बटन दबाना आसान है, लेकिन सोच समझ के बटन दबाना बहुत ही ज़रूरी है। और मुझे पूरा यकीन है कि कुलाबा विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदार अपना निर्णय लेते समय जो व्यक्ति उनके काम में आया है, जो व्यक्ति काम कर चुका है, और जो व्यक्ति सुख दुख में पब्लिक के साथ रहता है, पब्लिक उसे ही चुन के देगी। सर, एक आखिरी सवाल रह गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवसेना वक्फ बोर्ड के बिल में जो मुसलमानों ने सपोर्ट किया, वक्फ बोर्ड का बिल जो प्रेजेंट किया गया जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी में बात करने की, वहाँ पे मुसलमान थोड़ा हर्ट हो गए, क्योंकि जिनको उन्होंने वोट दिया था वही वक्फ बोर्ड के बिल के टाइम पे मौजूद नहीं थे। क्या कहना चाहते हैं उसको? अभी इनका रवैया अगर आप देखोगे तो हमेशा, वैसे देखने जाओ तो आज की पॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा अलग है, मगर 5 साल पहले इनका क्या, आपका तजुर्बा क्या रहा है इनके साथ, इसके बारे में मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, हर एक व्यक्ति जानता है। उसको कैसे लोगे आपके, इन्होंने ऐसा किए, मतलब मुसलमानों के, ये तो आपका एजेंडा होना चाहिए। नहीं, क्योंकि हम कि अभी भी राजनीति में गलत प्रचार से काम नहीं करते। पब्लिक है, ये सब जानती है, योग्य समय पे योग्य निर्णय पब्लिक लेगी। एमवीए का क्या, आपका क्या कहना है? एमवीए, व्हाट इज एमवीए? एमवीए इज अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। ये केवल अपनी पर्सनल स्वार्थ के लिए बनाया हुआ अलायंस है। इस एमवीए के में जो शिवसेना है, उद्धव बाला साहब ठाकरे गठ, इनका रवैया माइनॉरिटीज़ के बारे में 2019 से पहले क्या था और आज क्या है, ये आप खुद देखिए। सर, बीजेपी की और तो एक एकदम साल open- के बाद क्या रहने वाला है, इसकी आप गारंटी दे सकते हो क्या? आज जी, इधर हमने बैठे अभी हुए? स्टेटमेंट सुना है राज ठाकरे का कि अगले बार जो है देवेंद्र फडणवीस जी सीएम बनेंगे। सर, एक मेरे को ये पूछना था आपसे कि ये बीजेपी तो ओपन है कि भाई नो मुस्लिम पॉलिसी, कैंडिडेट पॉलिसी बीजेपी की हमेशा रही है, नहीं रही है, ओपन है, खुला है, दिखने में आया हुआ है। मगर यूबीटी जो मुसलमानों ने वोट दिया है, वो भी जो है इतना लड़ने के बाद 2 को अभी जो है टिकट दिया गया मुसलमानों को, तो उसको कैसे लेते हो आप? हर एक की अपनी अपनी सोच है। कुछ लोग जो सोचते हैं वो बोलते हैं और करते हैं, कुछ लोग जो बोलते हैं उसके विपरीत करते हैं, उसमें से शिवसेना यूबीटी वाले हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आप राहुल जी अपने अपोनेंट को भी कितना अच्छे से, मतलब एकदम
बोल्ड करके नहीं बोला। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी, बहुत टाइम वक्त कभी मैंने आपका बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया। थैंक यू वेरी मच हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए।